हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारे सीक्वेंस के अनुसार चल रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पिछले सारी लेक्चरों में हम बहुत चीज़ों को देख चुके हैं, तो आप कृपया सीक्वेंस में उस चीज़ों को देखते हैं जो लेक्चर है हमारा, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत सारी टॉपिकें कंप्लीट हो चुकी हैं और 23 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है हमारे पॉलिटी सीरीज का, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है आपको। और ऐसा कोई भी नहीं है सिलेबस के अनुसार जो हम छोड़ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर हो रहा है। एक एक चीज़ को कवर किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट से लेके फैक्ट वगैरह सब आपको बताए जा रहे हैं। तो आप कृपया सीक्वेंस से देखते आइए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा इस। तो आज हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आपातकाल, तो इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये पहला नंबर अब भाग 80 में है ये, और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है कि कितने भाग में है आर्टिकल, कौन से कहाँ तक है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोविजन है आखिर में इसको जोड़ा क्यों गया हमारे संविधान। तो अगर आप मेरी बात माने तो मेरे नज़र में अगर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मुझे ये लगता है आपातकाल प्रोविजन, क्योंकि ये हमारे देश को टूटने से बचाता है। तो अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर में ऐसा क्या है इसमें कि इतना ये इम्पोर्टेंट है। तो आपातकाल मतलब आप समझ लीजिए कि आपातकाल क्या होता है। जैसे आपके घर में कुछ आपात आ जाए तो मतलब कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं, तो वैसे ही अगर देश में कोई आपात आ जाए यानी देश में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, तो इस प्रोविजन का यूज किया जाता है उससे निपटने के लिए। तो यही होता है। तो अब मान लीजिए कि जैसे आपके घर में कोई मान लीजिए इमरजेंसी आ जाए, तो मेनली आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग जो सारे डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं, और आप लोगों की मान लीजिए कि जितने अधिकार वगैरह हैं उनको कम किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आपके घर में किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, तो आप लोगों के लिए ये इमरजेंसी है। मान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाए, तो ये इमरजेंसी है आपके पूरे घर के लिए। तो अब पूरे घर के जो मालिक होंगे आपके, वो देखेंगे इन सब चीजों को कि कैसे समाधान करना है। उसमें आप लोगों पे कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी लग सकता है कि आप लोगों को अभी बाहर नहीं जाना, चाहे यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, अभी ठीक नहीं चल रहा हमारा रिलेशन अगल बगल से, तो ऐसा हो सकता है आपके लिए आपकी। तो वैसे ही पूरे देश में जब किसी पड़ोसी देश वगैरह से भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसमें भी ये पूरे देश के लिए इमरजेंसी है। तो उसमें जो देश के नागरिक हैं उनके अधिकार को कुछ कम किया जा सकता है, तो इसमें ये प्रोविजन होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिर में कि ये आपातकाल मतलब जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, इसको जोड़ने के पीछे संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आखिर में उनका व्यू क्या था जोड़ने के लिए, उसको ये जानना हमारा जरूरी है। क्योंकि अब मान लीजिए कि पहले जो होता था स्टेट बहुत ज्यादा, मतलब स्टेट जो होते थे वो जो भी सेंटर था उससे अलग हो जाते थे। तो हमेशा जो देश था बड़ा देश बनता था, फिर मतलब भारत ही था, तो बहुत बार भारत बहुत बड़े इलाके में फैला भी है, और फिर बार बार टूट जाता था छोटे छोटे पार्ट में। मतलब स्टेट एग्रेशन होता था, स्टेट अपना बोलते थे कि हम नहीं रहेंगे आपके साथ। तो इन सब के लिए इसका महत्व देखा गया और इसको लागू किया जाए। तो जैसा कि हम लोग मतलब फेडरल सिस्टम को अपनाए हैं, तो फेडरल सिस्टम में होता है कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है और दोनों अपने आप में पावरफुल होती है। तो ये जब मैंने फेडरल बताया था आपको, तो उसमें मैंने ये सब चीजें बताई थी आपको। तो 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है और दोनों अपने आप में पावरफुल होती है और कोई किसी पे हावी नहीं हो सकता। लेकिन जब आपातकाल लगता है तो इसको आलोचना भी की जाती है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि सेंटर के हाथ में इसमें सारी पावर आ जाती है। तो जो हम धीरे धीरे प्रोविजन देखेंगे तो उसमें पता चलेगा हमें। तो इसमें ये बोला जाता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है आपातकाल। तो अब हम अपने टॉपिक के अनुसार देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो महत्व इसका पहले जान ले, तो टॉपिक का महत्व जानने से पढ़ने में उसको मजा भी आता है। तो केंद्र को असमान परिस्थिति से निपटने के लिए ये चीजें दी गई हैं। तो अब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, तो उसको कोई भी असमान स्थिति आ जाती है देश के ऊपर, तो उसको निपटने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। क्योंकि ये पूरे देश के लिए इमरजेंसी का सिचुएशन है, और उसमें ये केंद्र की ही ड्यूटी है कि वो देश को
बचाए, क्योंकि जब तक देश नहीं रहेगा फिर हमारे जो आज आपको इतने अधिकार मिले हैं वो किसी काम के नहीं रह जाए। तो देश को बचाने के लिए केंद्र को इमरजेंसी सिचुएशन लागू करने का दिया गया है। जब इमरजेंसी आ जाए तो इमरजेंसी सिचुएशन में देश चला जाता है और केंद्र पावरफुल हो जाता है, वो अपने अनुसार हर एक डिसीजन लेता है। उसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बांटा गया है उसको हम नहीं देखते, वहां पे केंद्र मेनली यूनिटरी हो जाता है, मतलब हमारा पूरा देश यूनिटरी हो जाता है, एक ही लेवल की गवर्नमेंट हो जाती है और पूरे देश को कंट्रोल करती है वो। क्योंकि अभी हम खुद इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, हम अभी लोगों को और राज्य को अभी कुछ नहीं दे सकते हैं यहाँ पे, और जब इमरजेंसी होगी तो फिर हम आपको दे देंगे जो आपका अधिकार है। इस वजह से ये प्रोविजन यहाँ पे रखा गया। और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, तो मान लीजिए कि कोई देश अगर हम पे हमला करता है तो भी आपातकाल लगता है, आपको पता है जैसे। तो मान लीजिए कि कोई देश हमला करता है तो ये हमारे संप्रभुता के खिलाफ है, हमारा संप्रभुता चला जा सकता है। अगर कोई देश हमारे ऊपर कब्जा कर ले या फिर कुछ इलाकों को जीत ले तो ये हमारे संप्रभुता के खिलाफ है, उसके बाद उस देश का हमारे पे कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको बचाए रखने के लिए भी इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि देश इमरजेंसी में चला जाता है, कोई भी आक्रमण वगैरह होता है तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आ जाती है। उसके बाद हम उनको निपटने के लिए हम लोग मतलब एक हो जाते हैं, हम लोग पूरा पावर सेंटर को हम लोग दे देते हैं, अपना भी पावर पूरा सेंटर को दे देते हैं। जैसे हमारे अधिकार है तो हम अपने अधिकार को भी त्याग देते हैं कि आप अब हमारे देश की रक्षा करें, उसके बाद हमारा पावर तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन ये देश टूटेगा तो फिर मिलना मुश्किल है। इस वजह से जो हमारे अधिकार है, मूल अधिकार, ये सब भी हम त्याग देते हैं, मतलब सेंटर ले लेती है तो हम लोग दे देते हैं, तो ये रहता है। और इसमें तीसरा जो है देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी, तो देश की एकता के लिए जरूरी है। तो जो स्टेट इमरजेंसी होता है वो देश की एकता बनाने के लिए ही जरूरी रहता है। अगर कोई स्टेट एग्रेसिव होता है सेंटर के प्रति या फिर देश के खिलाफ कि हम नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ, मतलब भारत में हम नहीं रहना चाहते हैं, तो ये हमारी एकता के खिलाफ है और ये हमारे अखंडता मतलब कि देश नहीं टूटना चाहिए, तो इसके खिलाफ है, तब हम जाके वहां पे इमरजेंसी का यूज कर सकते हैं। और जो भी स्टेट ऐसा बोलेगा वो उसकी सरकार ही वहां पे नहीं रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर निलंबित कर दिया जाता है या फिर डिसमिस ही कर दिया जाता है। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता तब तक उनमें इमरजेंसी लगा रहता है, तो जो प्रेसिडेंट रूल रहता है वो लगा रहता है हमेशा। तो ये हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखता है। तो हम स्टेट इमरजेंसी जब मैं बताऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा कि स्टेट इमरजेंसी का क्या लॉजिक था देने का, और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है ये। तो मान लीजिए कि अगर किसी इंडिया के एक इलाके में लोकतंत्र का नहीं यूज हो रहा है और राजनीतिक व्यवस्था और जो हमारा संविधान है उसके तहत नहीं चल रहा है किसी देश के मतलब पार्ट में या फिर पूरे देश में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इमरजेंसी लगा सकती है, क्योंकि संविधान का पालन होना ये बहुत ही जरूरी है हमारे देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। तो इसकी भी अगर व्यवस्था बनने लगता है कि लोकतंत्र का मतलब नहीं फॉलो किया जाता और राजनीतिक व्यवस्था पूरी गड़बड़ हो जाती है और संविधान की सुरक्षा के लिए, तो ये सब लगाए जा सकते हैं। और केंद्र पूर्ण शक्तिशाली सभी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है और हम एकात्मक हो जाते, तो जो इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी शक्ति चली जाती है और ये देश जो फेडरल है वो एकात्मक में बन जाता है, मतलब पूरी शक्ति चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी शक्तियां दी गई हैं क्योंकि मेनली जो भी चीजें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में, और देश की सुरक्षा वगैरह करने की सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। और आप पैसे से लेके जो प्रोविजन है सैनिक तक, तो आप देखिएगा कि हर एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत बनाया गया है ताकि कभी भी देश ये टूटे ना, क्योंकि पहले देश बहुत टूटते थे, ये एक ही जगह नहीं ये पूरे वर्ल्ड में था। तो इस वजह से भी जो संविधान सभा थी इस सिस्टम को लागू की ताकि हमारा देश कभी टूटे ना। अब हम देख लेते हैं कि जो ये आपातकाल होता है इमरजेंसी प्रोविजन, तो ये हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। एक है आपका राष्ट्रीय आपात जिसे हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, तो ये चाइना से जब वॉर था तो 1962 से लेकर 68 तक लगा हुआ था और 1971 से 77 तक लगा था, बाह्य आक्रमण के तहत लगा था ये, तो जब पाकिस्तान से वॉर चल रहा था। और इसी बीच भी लगा था एक सशस्त्र विद्रोह, तो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो वो भी हम देखेंगे थोड़ा। तो ये 3 बार हमारे यहाँ आपातकाल लग चुका है जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपात। और दूसरा है इसमें प्रेसिडेंट रूल हम बोलते हैं इसको, तो ये मेनली तो बहुत बार लगा है और इसका मिसयूज भी बहुत हुआ है, तो ये भी हम देखेंगे। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे ये ना लगा हो, एक बार हर एक स्टेट में ये लग चुका है। तीसरा होता है वित्तीय आपात जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम शुरू करते हैं अपने नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपात जो है उससे हम शुरू करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी है जो राष्ट्रपति को लगे कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है अगर कुछ भी, तो प्रेसिडेंट इस रूल को लगा देता है नेशनल इमरजेंसी को। तो बस प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि भारत की सुरक्षा अब खतरे में है। तो इसमें 3 ग्राउंड दिया गया है, मतलब 3 ग्राउंड है जिसके तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसमें पहला है बाह्य आक्रमण, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन। तो मतलब जैसे कि कोई दूसरा देश है वो एग्रेसिव है हमारे देश के प्रति, तो लगाया जा सकता है इसमें, मतलब खतरा हो, जैसे कि चाइना अटैक कर देगा तो फिर इसमें लगाया जा सकता है। और दूसरा है इसमें युद्ध में शामिल हो जाना। तो एक तो पहले आपको आशंका थी कि युद्ध हो सकता है, और दूसरा इसमें है कि वॉर शुरू ही हो गया तब इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो ये दोनों बाह्य मतलब एक्सटर्नल आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी इसको बोलते हैं इन दोनों को। और एक होता है सशस्त्र विद्रोह, तो इसमें आर्म रिबिलियन बोलते हैं इसको। तो ये आंतरिक आपातकाल है। तो अब मान लीजिए कि हमारे देश में ही खतरा है तो ये लग सकता है। और दो जो ऊपर का है बाह्य आक्रमण और युद्ध में शामिल हो जाना, तो ये बाहरी देशों से खतरा है तब लगाया जा रहा है, और ये हमारे देश के अंदर ही खतरा है तीसरा, तो इसके वजह से लगाया जाता है। और इन तीनों प्रस्तुतियां जो है अगर ये ना भी हो तो केवल अगर संभावना हो इनके पर भी लगाया जा सकता है। तो अब ये जो तीनों है अगर ये एक्चुअली हैपन मतलब नहीं हुई है तब भी लगाया जा सकता है। अगर इसकी शंका हो, मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, युद्ध में शामिल होने पे ही नहीं लग सकता, मान लीजिए कि युद्ध की आशंका हो कि युद्ध होके ही रहेगा, तब भी ये तीनों मतलब इस तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। अब सशस्त्र विद्रोह जो आर्म रिबिलियन है वो अब मान लीजिए हो तभी नहीं लगेगा, अगर आपको लगता भी है कि हो सकता है तब भी पहले ही लगा दिया जाएगा, ताकि पहले ही प्रिवेंटिव मेजर उठाया जा सके इसको सॉल्व करने के लिए। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात संपूर्ण देश या किसी भाग में भी हो सकती है 1976 में। तो इसमें संशोधन करके बोला गया कि राष्ट्रीय जो आपात ये पूरे देश में भी लग सकता है और मान लीजिए एक पार्ट में भी कहीं। तो ये जो हमारा इंडिया है मान लीजिए रफली, तो जो राष्ट्रीय आपात है ये पूरे इंडिया में भी लग सकता है या फिर इंडिया के किसी पार्ट में भी लग सकता है मान लीजिए यहाँ पे। तो अब मान लीजिए कि खतरा इतना ही दूर में हो इंडिया के लिए, तो पूरे देश में लगाना सही नहीं है, तो इतना ही पार्ट में हम लगाएंगे इमरजेंसी। अब मान लीजिए पाकिस्तान से अटैक हो तो हम इतना इलाका में लगाएंगे इमरजेंसी। पूरे देश में अगर लगाना जरूरी नहीं है इतने एरिया में, तो इसने में नहीं लगाएंगे, हम इतने में ही इमरजेंसी लगा लेंगे। अब सब लोग को दिक्कत क्यों दें, हम कुछ ही लोगों को दिक्कत देंगे जो मान लीजिए जिसको दिक्कत हो सकता है इसमें। तो ये प्रोविजन किया गया, चाहे कि मान लीजिए इधर जो हमारे पूर्वी जो स्टेट है इसमें नक्सलाइट वगैरह का खतरा हो, तो अब पूरे देश में लगाने का कोई औचित्य नहीं, तो हम इतना दूर में लगा देंगे नेशनल इमरजेंसी अगर जरूरत पड़ी हमें तो इस वजह से ये प्रोविजन किया गया है इसमें। और अब हम देख लेते हैं आगे। तो पहले आंतरिक गड़बड़ी थी, तो इंटरनल डिस्टरबेंस था पहले, तो को 44वें संशोधन 1948 द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, आर्म्ड रिबिलियन कर दिया गया। इंदिरा गांधी की थी तो 1975 में मतलब 76 में वो की थी इसे, तो इसको संशोधन करके 1978 में इसको चेंज। तो हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जो राजनारायण से केस हार चुकी थी, तो उसमें जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बताया था जो कि जुडिशरी और कार्यपालिका, तो उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस टाइम बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका था जुडिशरी और इंदिरा गांधी सरकार में। तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, उसमें जुडिशरी की पावर भी ली गई और बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए जा रहे थे कि जुडिशरी की पावर ली जा सके। तो इसमें ये भी, तो पब्लिक भी बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई थी। और इंदिरा गांधी जो राजनारायण से केस हार चुकी थी, उसमें भी राजनारायण से केस जो हुआ था तो उसमें इंदिरा गांधी मैडम को उसमें 6 साल के लिए बैन लगा दिया गया था कि मतलब 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि सरकारी पद पे रहते हुए वो गलत इस्तेमाल की थी। मतलब ऐसा कोर्ट ने बोला था कि चुनाव लड़ने के लिए सरकारी पद का गलत इस्तेमाल की थी, तो इस वजह से 6 साल के लिए उन पे रोक लग गया था चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो और जो जेपी जी थे, जयप्रकाश नारायण जी, बिहार से आंदोलन चला रहे थे कि जनता आ रही है सीट खाली करो, तो ये सब बहुत ज्यादा आंदोलन बढ़ते जा रहा था। तो पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस, तो इसको इसी के तहत वो आपातकाल लगा दी इंदिरा गांधी ने कि मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस है देश में। और बहुत सारे मतलब लाखों नेताओं को, हर एक ओपोजिशन जो मेंबर थे उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था बिना किसी कारण वारण बताए, मीसा एक्ट के तहत। तो मीसा एक्ट के तहत सबको बंद कर दिया गया था। और बहुत सारे जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था तो वहां पे अब सारे नेता लगभग बंद थे, तो पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी हो गई थी। जब नेता थे ही नहीं जो अपोजिशन में, सारे जेल में बंद थे, उसमें इन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट किए और जुडिशरी की पावर लेने की चाहिए। तो इसमें, और जब
1977 में ये चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गई। तब उसी टाइम पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई थी। तो अब उन्होंने जितने ये अमेंडमेंट की थी 42वें अमेंडमेंट में, तो उसको सुधारने का कोशिश किया। तो इसी में इसको सुधारा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था, तो ये एक ऐसा वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस की इसमें सही से डिफाइन नहीं है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। इंटरनल डिस्टर्बेंस में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा भी कहीं पे लड़ाई हो, अगर थोड़ा सा भी कहीं आंदोलन हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो इसको हटा दिया गया क्योंकि ये वर्ड क्लियर नहीं बता पा रहा है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है क्या, डिफाइन नहीं है। तो इस वर्ड को चेंज कर दिया गया। यहाँ पे आर्म्ड रिबिलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। तो इसमें अगर पब्लिक हथियार लेके विद्रोह करने पे आ जाए तो ही लगाया जा सकता है आंतरिक गड़बड़ी के तहत आपातकाल। और ये वर्ड मतलब क्लियर है कि जनता अगर हथियार लेके विद्रोह करे इसमें तब जाएगा। तो ये किया गया यहाँ पे। और 44वां संशोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे ही आपातकाल लगे। तो उस टाइम जो इंदिरा गांधी जी लगा दी थी आपातकाल, तो वो बिना अपने आप अपने मर्जी पे लगा दी थी, किसी भी मंत्रिमंडल से सलाह भी नहीं ली। 8 बजे आके उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी और सारे जो प्रेस मीडिया वगैरह होते हैं उनके यहाँ पे बिजली काट दी गई और बोला गया कि आप जो भी चीजें निकालेंगे आपको यहाँ से पहले आदेश लेके निकालना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें हुई थी उसमें। तो इस वजह से अब इसमें बोला गया कि आपको मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश लेनी होगी तब जाके आप आपातकाल लगा सकती हैं। यहाँ पे एक सिंगल अपने दम पे आपातकाल नहीं लगा सकते। तो डेमोक्रेसी में होता भी है कि पूरे चीजें डिस्कस होनी चाहिए, कम से कम आपके मंत्रिमंडल में तो पता ही होनी चाहिए जो होने वाला है। लेकिन उन्होंने बस अपने दम पे ले लिया और सोचा कि बाद में तो मैं सहमति तो ले ही लूंगी। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि और 1975 में जो 38वां संविधान संशोधन हुआ उसमें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मिनर्वा मिल्स में भी चुनौती हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये भी प्रोविजन पहले कर दिया गया था कि इमरजेंसी को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। और हमेशा ऐसा ट्राई किया जा रहा था कि जो भी पार्लियामेंट कानून वगैरह बनाए तो उसको न्यायपालिका चेक ना कर सके और उसको नल एंड वाइड ना कर सके। तो इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, मतलब 38वें संविधान संशोधन को। और मिनर्वा मिल्स जो केस था उसमें जुडिशियल जो रिव्यू है उसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बताया गया था। बताया तो गया था कि केशवानंद भारती में ही, लेकिन वहां पे यूज किया गया था मिनर्वा मिल्स केस में। तो ये भी प्रोविजन आप याद रखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है आप पहले तो लगा दीजिए, लेकिन 1 महीना के अंदर में आपको अनुमति लेनी पड़ेगी संसद से। तो मतलब कि संसद से पास करानी पड़ेगी आपको। तो आप मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से प्रेसिडेंट तो लगा देगा, उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर में संसद से सहमति लेनी पड़ेगी। तो 1 महीना मैंने दे दिया है। और मान लीजिए कि आप 20 दिन के अंदर में ही सहमति ले लिए, तो उस 20 दिन से 6 महीने तक ये चलेगा। जहां से लगा है वहां से 6 महीने नहीं जोड़ा जाएगा यहाँ से 6 महीना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जब अनुमति मिलती है वहां से 6 मंथ जोड़ा जाता है। और पहले जो था 2 महीना था, 2 महीने बाद आप अप्रूवल ले सकते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा को अप्रूवल को 1 महीना कर दिया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आते हैं, आपको फंसाया जाता है हमेशा। और आपात स्थिति है इसीलिए पहले सहमति की जरूरत नहीं। तो अब उसी टाइम आप बुला के वोटिंग नहीं करा सकते सदस्यों को। तो इस वजह से पहले लगा दिया जाता है, बाद में वोटिंग होगा, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो बोल के नहीं आएगी आपके पास। इस वजह से पहले तो आप लगा दो, बाद में आप वोटिंग वगैरह करके पास करते रहें। और उपस्थित और मतदान के 2/3 मतलब कुल सदस्यों का बहुमत। तो जैसे जितने सीट है 500 सीट है उसका 250 आना ही चाहिए, और जितने लोग अभी उपस्थित हैं उसका 2/3 बहुमत से पास होगा। तो काफी डिफिकल्ट बनाया गया है इसको ताकि मिस यूज ना हो सके। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या है। और ये लगने के बाद अनंत समय तक रह सकती है। तो इमरजेंसी है तो ये तो आपके हाथ में थोड़ी है कि आप कब सॉल्व कर सकते हैं। इमरजेंसी कभी तक भी चल सकती है, इस वजह से इसमें बोला भी गया है कि अनंत समय तक रह सकती है, क्योंकि इमरजेंसी हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम सॉल्व कर ले। तो जब हमसे सॉल्व होगी इमरजेंसी, जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा तब हटा दिया जाएगा। तो इसमें अनंत समय दिया गया है। और हर एक 6 महीने पर अनुमति लेनी होगी। लोकसभा भंग है तो राज्यसभा से, और जैसे नई लोकसभा आती है चुन के तो 30 दिन के अंदर में उससे अनुमति लेनी होगी, नहीं तो उसी दिन से 30 दिन के अंदर में समाप्त हो जाएगी। अगर 30 दिन के अंदर में
अनुमति नहीं लेते हैं, नई लोकसभा जो चुन के आती है, तो वो वहीं से समाप्त हो जाएगी जो नेशनल इमरजेंसी है। और अब हम प्रभाव देख लेते हैं इसका। तो प्रभाव होगा केंद्र राज्य पे, राज्य विधानसभा पे और मौलिक अधिकार पे। तो ये 3 पे हमें प्रभाव देखना है मेनली। तो पहला प्रभाव हम देखते हैं कार्यपालिका पे क्या प्रभाव होगा। तो राज्य को दिशा निर्देश किसी विषय पर दिए जा सकते हैं लेकिन निलंबित नहीं किया जाएगा। तो हम जो राज्य सरकार होती है उनको दिशा निर्देश तो दिए जा सकते हैं लेकिन राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि स्टेट काउंसिल होती है ये, तो इसमें ये सरकार होती है, ये तो पूरे सदस्य हो गए, लेकिन जो जीत के आते हैं और जिनकी पार्टी बड़ी होती है उसमें से लोगों को, मेनली लोगों को चुन के मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो ये सरकार जो है राज्य सरकार, ये रहेंगी। और हम जब प्रेसिडेंट रूल देखेंगे जो स्टेट इमरजेंसी लोग बोलता है, तो उसमें इस सरकार को भी निलंबित किया ही जाएगा। मतलब निलंबित तो होगा ही होगा, साथ में ये डिसमिस भी हो सकता है। मतलब एमएलए नहीं रह जाएंगे। तो उसमें कार्यपालिका पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसमें कार्यपालिका पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सरकार रहेगी लेकिन दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि अब आपको काम सेंटर जो बोलेगी वैसे करना है आप। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, विधायी कामकाज पे क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देख लेते हैं। तो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची होती है। राज्य सूची अपने जो राज्य स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, उस पे, उन सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और जो यूनियन लिस्ट होता है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो लेकिन यहाँ पे विधायी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा मिल जाएगी। वो अब कानून स्टेट लिस्ट पे भी बना सकती है यहाँ पे, क्योंकि इमरजेंसी है। अगर कानून की जरूरत है तो वहाँ पे बनाया ही जाएगा। स्टेट को भी डिसीजन दिया जा सकता है, स्टेट कार्यपालिका को, कि आप ऐसे करिए काम, क्योंकि अभी हम नॉर्मल सिचुएशन में है ही। और ऐसे कानून आपात समाप्ति के 6 माह तक ही रहते हैं। तो अब मान लीजिए जो भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट, तो जैसे आपातकाल खत्म होगा तो वो 6 महीने बाद जो भी वो कानून बनाई होंगी राज्य सूची पे, वो 6 महीने बाद खुद ही समाप्त हो जाएगा। और राज्य सूची पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो राज्य सूची पे भी अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद सत्र में नहीं रहेगा तो ऑर्डिनेंस राज्य सूची पे भी जारी हो सकता है। तो राज्य सूची पे जब कानून बना सकता है तो अध्यादेश भी जारी कर ही सकता है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कार्यकारी तथा विधायी उस राज्य से बाहर भी जहां आपातकाल नहीं लगा। तो अब ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि जो मान लीजिए पूरा इंडिया है और ये स्टेट बटे हैं यहाँ पे। तो अब मान लीजिए कि आपातकाल हम 2 स्टेट को मिला के लगाए हैं, कुछ एक स्टेट को मिला के और कुछ आधे स्टेट में मिला के। मतलब कि जहाँ पे लगा है मान लीजिए आपातकाल, लेकिन खतरा बगल वाले स्टेट से भी आ रहा है, तो हम वहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसके पावर को। वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लगाए तो हैं यहाँ पे इस स्टेट में आपातकाल, लेकिन कुछ प्रोविजन उसके बगल वाले स्टेट में भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कि अब जैसे मान लीजिए आपातकाल यहाँ पे लगा है, नक्सलाइट है और वो गलत काम करके जो भी है कानून का उल्लंघन करके और वो चले आते हैं इस स्टेट में। तो अब आपको तो पता ही है कि एक स्टेट के एरिया में दूसरे स्टेट का पुलिस काम नहीं कर सकता। तो इस स्टेट का पुलिस जो अपराधी भाग के इस स्टेट में आ गए हैं, इसमें आके नहीं पकड़ सकते उनको। इस वजह से जब आपातकाल लगेगा तो सेंटर के हाथ में रहेगा। तो अब सेंटर किसी भी स्टेट का एरिया है, हर एक क्षेत्र में काम कर सकता है बिना स्टेट के मर्जी के। इस वजह से ये प्रोविजन किया गया है कि कुछ अगल बगल के एरिया में भी एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि अपराधी हैं जो, ये बाउंड्री अपराधी के लिए नहीं है, वो अपना भाग भी सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं। इस वजह से ये प्रोविजन किया गया है इसमें। और अब हम देखते हैं वित्तीय, आखिर में वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है। तो जो करों का वितरण को राष्ट्रपति संशोधित कर सकता है, कम या समाप्त भी कर सकता है। तो जो वित्त आयोग, जो फाइनेंस कमीशन होता है, वो जो करों का बंटवारा करता है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति स्टेट को या तो कम दे सकता है पैसा या फिर एक भी पैसा ना दे, क्योंकि अभी हम उस सिचुएशन में नहीं है। अगर मान लीजिए हम किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहे हैं तो अब हमारे पास पैसा चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, तो अब स्टेट को कम पैसा भेजा सकता है या फिर बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। पैसा अभी हम नहीं दे सकते, जब देश बचेगा तब तो आप लोगों को कुछ मिलेगा। तो अभी तो देश युद्ध ही लड़ रहा है, तो इस वजह से पैसा की कमी कर सकता है स्टेट के लिए यूनियन गवर्नमेंट। और चौथा हम देख लेते हैं इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है कि
5 साल का टर्म होता है, आपको पता है, लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा का, उसको बढ़ा के 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, तो 6 साल किया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष और इतना भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने में से ज्यादा विस्तार नहीं किया जा सकता। तो अब मान लीजिए एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, और ये कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल जैसे समाप्त होता है उससे 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, वो गवर्नमेंट चुनाव आपको करानी ही पड़ेगी। तो आपात जब काल रहेगा तो मान लीजिए हम चुनाव इलेक्शन कराने की स्थिति में नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पे किया गया है कि अभी हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते, उस स्थिति में है ही नहीं, चाहिए स्टेट का इलेक्शन हो या फिर सेंटर का इलेक्शन हो, इस वजह से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे मूल अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि क्वेश्चन मेनली यहीं से आते हैं और यहाँ से बहुत फंसाने का कोशिश किया जाता है स्टूडेंट को। तो इस वजह से मैंने दोनों का कंपेयर भी कर दिया है यहाँ पे, और दोनों सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, ताकि आप लोग जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा और कंफ्यूजन कम पैदा होगी आपके दिमाग में। तो जो इमरजेंसी जो लगेगी वो 2 तरीके से लगती है, एक तो अनुच्छेद 358 के तहत डिक्लेयर किया जाता है और एक अनुच्छेद 359 के तहत। तो दोनों का ग्राउंड अलग है बिल्कुल, तो आप जब ग्राउंड मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों आखिर में क्यों अलग अलग डिक्लेयर किया जाता है। तो अब इसमें है कि देखिए, ये केवल बाह्य आक्रमण के तहत ही लगाया जा सकता है। तो 358 के तहत बस जब एक्सटर्नल एग्रेशन हमारे देश पे होगा, तो मतलब कि जैसे कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे, तब जाके ये 358 के तहत लगाया जाएगा। जैसे कि युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया हमारे पे, या फिर उसकी संभावना हो, तब जाके इससे लगाया जाता है। और जो 359 होता है, इसके तहत आंतरिक मतलब सशस्त्र विद्रोह हो प्लस बाह्य आक्रमण, मतलब दोनों हो, युद्ध या फिर आक्रमण। तो इसमें तीनों ग्राउंड है 359 में, लेकिन जो 358 के तहत लगेगा तो इसमें 2 ही ग्राउंड है, इसमें सशस्त्र विद्रोह को नहीं रखा गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और तब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो आर्टिकल हमारा 19 है, इसमें निलंबित हो जाएगा। तो आर्टिकल जो हमारा 19 है, इसको ये खुद ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब बाह्य आक्रमण से मतलब हमारे देश में लगेगा, तो अब मान लीजिए आपके बोलने की स्वतंत्रता को खत्म कर दी जाती है, आने घूमने जाने करने मीडिया वगैरह की, इसमें जो है ये स्वतंत्रता ऑटोमेटिकली आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इतना हम देने में सक्षम है ही नहीं अभी, क्योंकि हम युद्ध लड़े कि आप लोगों को आपके मौलिक अधिकारों को दे, इसमें ये देखा जाता है। और ये संपूर्ण देश में लगेगा, और इसमें भी ये संपूर्ण देश में लग सकता है। अब जहाँ भी आप लगाएं, तो मतलब जहाँ भी आप कुछ ही इलाका में लगा सकते हैं या फिर पूरे मतलब संपूर्ण भाग में लगा सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जब 359 के तहत लगेगा तो मूल अधिकार नहीं लागू करना निलंबित राष्ट्रपति के आदेश से। तो इसमें मूल अधिकार हम देने के लायक नहीं है। तो इसमें जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसी में लिख के, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर पेपर जब होता है तो उसी में लिख के आता है कि ये आर्टिकल निलंबित हो गया है आपका मौलिक अधिकार, और ये पूर्ण निलंबित हो जाती है। जो जब 358 के तहत लगेगी तो आर्टिकल जो हमारी 90 है, ये पूर्ण निलंबित ऑटोमेटिक हो जाती है। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा संभावना पर भी प्रतिबंध लग सकता है। तो मतलब संभावना भी हो तो, जैसा कि हम बात कर चुके हैं ऊपर, युद्ध वगैरह की संभावना भी हो तो लग जाएगी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं 359 के तहत अगर लगेगी तो आर्टिकल 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ के। तो आर्टिकल जो 20-21 है, इसको आप कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो हमारे जीने का अधिकार है, और जो 20 है हमारा, जिसमें पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो उसमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ये इसमें बताया गया है। तो ये आपकी कभी भी निलंबित नहीं हो सकती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जीने का अधिकार ले लोगे तो फिर मतलब बिना रूल के जीने का अधिकार आपसे नहीं लिया जा सकता। तो ये नहीं निलंबित हो सकता है, और ये कभी भी निलंबित नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 20-21 लागू किसी न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं होगा। तो मतलब किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार ये 20 और 21 जो नहीं निलंबित होगा, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है। और इसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा युद्ध और बाह्य आक्रमण हो तो 19 जाएगा, ऑटोमेटिकली 19 चला जाएगा। तो ये कंपेयर था कुछ, ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं मिस होगा, क्योंकि मेनली यहीं से फंसाया जाता है आप लोगों को। तो अब हम आगे देखते हैं कि अब इनका समापन कैसे होगा। तो अब समापन होगा कि राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपने आदेश से कभी भी इसको समाप्त कर सकता है। और लोकसभा के 1/10 सदस्य
द्वारा प्रस्ताव, फिर 14 दिन भीतर में सेशन बुलाना होगा पार्लियामेंट का, और लोकसभा बैठक और वह पारित तो समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष द्वारा सत्र, तो अगर अध्यक्ष द्वारा नहीं तो प्रेसिडेंट सत्र जरूर बुलाएगा। इसमें अगर 1/10 से लोकसभा के सदस्य प्रेसिडेंट को लिख के दे देते हैं तो आपको 14 दिन के अंदर में सत्र बुलाना होगा पार्लियामेंट का, और फिर बैठक से पारित होता है तो साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है इसमें, और इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इतना था नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में देखेंगे। अब हम प्रेसिडेंट रूल का क्या मुद्दा है, तो अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट रूल को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट रूल भी आर्टिकल 356 के तहत है प्रेसिडेंट रूल। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें प्रेसिडेंट रूल जो है, इससे ये भी माना जाता है कि हमारा देश तो फेडरल है, लेकिन इससे ये माना जाता है कि ये प्रोविजन एकात्मक की तरह है, क्योंकि फेडरल जो सिस्टम होता है उसमें संघ और राज्य दोनों अपने क्षेत्र में पावरफुल होते हैं और कोई भी पावरफुल नहीं होता किसी पे, तो ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरी स्टेट की पावर सेंटर के पास में आ जाती है, तो इसमें ये भी एक बोला जाता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। लेकिन मेरे ख्याल से ये संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि ये हमारे देश को टूटने से बचाता है। तो ये सब चीजें जो हमारे संविधान बनाने वाले थे ये सब चीजें बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि आप इतिहास उठा के जब भी पढ़िएगा तो हमेशा स्टेट एग्रेशन हुआ है, और जो भी स्टेट जब सेंटर कमजोर पड़ता है तो स्टेट स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं। लेकिन ये प्रोविजन हमेशा स्टेट को ऐसे मांग करने से रोकेगा, और जब भी स्टेट ऐसे मांग करते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, तो और हमारा देश हमेशा टूटने से बच सकता है। लेकिन जो संविधान सभा हमारी बनाई थी वो ये प्रोविजन लिखी थी कि ये उपयोग नहीं, कभी इसको डेड लेटर बोला गया था उस टाइम, लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज हुआ और लगभग हर एक स्टेट में एक बार ये प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रोविजन का इस वजह से इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो मान लीजिए कि जैसे असम वगैरह है, और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, तो ये सब जो स्टेट है वो मान लीजिए कि चाइना की इस पे बहुत पहले से नजर थी और अभी भी है। तो मान लीजिए कि अगर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, अगर मान लीजिए कि अगर मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिए कि अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर और चाइना से कुछ बातें चलने लगी उनके बीच में, और मान लीजिए कि वो चाहे कुछ इंडिया को हार्म पहुंचाना स्टेट, तो वहाँ के सीएम से बात होने लगी अगर उनकी छुपके कुछ बात, तो अब मान लीजिए कि अगर सेंटर को पता चलती है इसमें, तो सेंटर उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है और जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वहाँ का अपने अंडर में ले लेगी। तो फिर हमारा जो वो स्टेट है वो हमसे दूर जाने से बच सकता है, क्योंकि अगर वो लोग कोई भी एग्रीमेंट छुपके करते हैं तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर ही पूरी ली जा सकती है अगर पता चलती है सेंटर को। तो ये सब वजह से ये प्रोविजन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे मान लीजिए कि कोई स्टेट है तो उसमें अगर पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे जंगल राज आ गया है, तो हम देख लेते हैं इसमें धीरे धीरे तो हमको पता चलेगा आप लोग। तो मान लीजिए संवैधानिक प्रबंधन व्यवस्था का विफल हो गया, मतलब संवैधानिक जो प्रावधान है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई हैं, अगर उसके अनुसार स्टेट का शासन नहीं चल रहा है तो ये प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि जंगल राज है, तो किसी स्टेट में कानून का शासन ही नहीं है, जंगल राज चल रहा है, वहाँ पे पब्लिक के अधिकार को कोई नहीं देख रहा है, कानून का शासन नहीं है वहाँ पे, तो पुलिस किसी की नहीं सुनी जा रही है। बस वहाँ पे जो भी है, जो मेजोरिटी में है वो लोग अपना शासन कर रहे हैं, और जो माइनॉरिटी में जो कम लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। तो ये संवैधानिक तंत्र का विफलता माना जाएगा यहाँ पे। और सीएम इस्तीफा दे दे या फिर रिजाइन दे दे, तो अब मान लीजिए इसमें ये भी होता है कि जैसे सीएम है वो रिजाइन दे दे या इस्तीफा दे दे, तो अब सरकार चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो उसमें राज्यपाल प्रेसिडेंट रूल के तहत चलाता तो राज्यपाल ही है, प्रेसिडेंट उसको दे देता है, राज्यपाल को नामित कर देता है चलाने के लिए प्रशासन को। तो ये 3-4 कंडीशन है, इस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और इसमें जो MOH है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मतलब गृह मंत्रालय है, तो IB रॉ इन सब से भी अगर उसको सूचना मिलती है कि इन सब के बारे में कि ये स्टेट में चल रहा है, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और राज्यपाल 15 दिन पे राज्य के प्रशासन के बारे में सेंटर को बताते हैं। तो सेंटर को पता चलना चाहिए कि आखिर में चल क्या रहा है स्टेट में, तो राज्यपाल बताता है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो होम है तो उसको भी पता चल सकता है कहीं से, तो इस वजह से भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ही बताएगा तो लगेगा, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कहीं और से भी पता लगता है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और जो आर्टिकल 355 है, तो इसमें केंद्र का ये कर्तव्य है कि राज्य संविधान के अनुसार ही चले। तो ये केंद्र का कर्तव्य माना जाता है कि राज्य का जो भी शासन प्रशासन है वो संविधान के तहत चले। और इसमें ये भी है कि बाह्य आक्रमण से बचाना, तो सेंटर का ड्यूटी है कि कोई भी अगर बाहर एक्सटर्नल
इंटरनल एग्रेशन होता है तो उसको स्टेट को बचाना है और आंतरिक शांति को भी बनाए रखना है, स्टेट में संविधान का पालन करवाना है। तो ये सब सेंटर का काम है जो संविधान के तहत दिया गया है कि ये सेंटर को पालन करवाना है स्टेट से ये, और स्टेट को हमेशा बचा के रखना है किसी भी बाहरी आक्रमण वगैरह से। तो ये प्रावधान। और अब मैं आपको एक चीज ये भी यहाँ पे बता दूं कि जो ये हमारी राज्य विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें ये होते हैं सीओ, तो यही सरकार माना जाता है। तो अब जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इसमें दो प्रोविजन होता है। आप ये समझ ले, ये जो हमारी सरकार है मतलब जो स्टेट की, को या तो निलंबित कर दिया जाएगा। इसका मतलब एमएलए तो रहेंगे लेकिन वो काम नहीं कर सकता, मतलब उनको निलंबित करके सस्पेंड कर दिया जाता है। वो एमएलए हैं लेकिन काम नहीं कर। और एक होता है, इसमें दो चीज होता है, या तो सीएम को जो भी पूरा है को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब डिजोल्व कर दिया जाता है, तो एमएलए ही खत्म। और जो दूसरी बार अगर प्रेसिडेंट रूल हटता है तो सरकार बनानी होगी तो फिर से चुनाव करके ही बने, और अगर निलंबित करता है तो उसको फिर से उस बॉडी को रीस्टोर कर दिया जाएगा और वही जो सरकार पहले थी वो सरकार फिर से पावर में आ सकती है। तो ये प्रोविजन आप दो ध्यान में रखिएगा, एक तो पूरा जो असेंबली होता है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और एक में निलंबित मतलब सस्पेंड किया जाता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसमें प्रोविजन जो है। तो आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन या प्रभावित करने में असफल रहती है तब भी संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाती है। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता मतलब, तो जैसे कि कोई केंद्र अगर निर्देश देता है, अगर वो स्टेट पालन नहीं करता तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को फेल माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई केंद्र की प्रॉपर्टी रेलवे वगैरह होती है और सैनिक का भी सामान कुछ होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाती है। अगर उसको आप अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं स्टेट जो भी है, तो वो वहाँ पे यानी संविधान के तहत स्टेट को नहीं चलाया जा रहा है, तो वहाँ पे इसका गलत भी इस्तेमाल किया जाता है कि गवर्नमेंट ऐसे निर्देश दे देती है जैसे कि राज्य को पालन करना नामुमकिन हो और वहाँ पे इस पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो ये भी एक आलोचना की जाती है इस पे प्रेसिडेंट रूल पे। तो ये सब मुद्दे हैं कुछ। तो अब हम देख लेते हैं कि संसदीय अनुमोदन का इसमें क्या प्रोविजन। संसदीय अनुमोदन में हम देखेंगे कि जैसे कि कितना दिन बाद संसद से अनुमति लेना जरूरी होता है इसमें, तो ये देखना। तो लागू हो गया मान लीजिए जिस दिन, तो अब 2 महीने के अंदर में संसद से अनुमति लेनी होती है। इसमें 2 महीने के अंदर में आपको संसद से अनुमति लेनी ही लेनी है, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो जाएगा वहां से, अगर नहीं लेते हैं अनुमति तो। और अनुमति इसमें साधारण बहुमत से लिया जाता है और राज्यसभा लोकसभा दोनों से। और इसमें ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि जब से प्रेसिडेंट रूल लागू है वहीं से 6 महीना तक ये चलता है। एक बार अगर आप अनुमोदन ले लिए संसद से तो बस जहाँ से आप लागू किए थे वहीं से लेके 6 महीना तक जोड़ा जाता है। तो लागू जब किए थे वहीं से जोड़ा जाएगा, ये नहीं कि अनुमति जहाँ से लिए वहां से 6 महीने जोड़ा जाएगा, जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में था कि जब आप अनुमति लेते हैं संसद से उसके बाद 6 महीना जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें जब आप इम्पोज कर देते हैं मतलब जब प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं तब से ही 6 महीना जोड़ा जाएगा इसमें। तो ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही छोटी छोटी टर्मों से क्वेश्चन में खेलने का कोशिश किया जाता है आपके साथ। यही सब छोटी छोटी टर्म होती है और क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता। तो अब हम देख लेते हैं, एक बार स्वीकृति मिल जाएगा संसद से तो 6 महीना रहता है और अधिकतम ये 3 वर्ष तक रह सकता है। और 3 वर्ष तक तभी रह सकता है, इसमें 2 कंडीशन पूरा होना चाहिए उसके बाद। और तब रह सकता है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पहली बार 1 वर्ष तक रहेगा। और अगर 3 वर्ष तक रहना हो तो इसमें 2 परिस्थितियों का होना जरूरी है इसमें। तो ये आप समझ लीजिए कि 2 परिस्थितियां कौन सी होनी चाहिए। तो पहला तो है इसमें आर्टिकल 324 के तहत अगर चुनाव आयोग लिख के दे दे कि चुनाव कराना संभव नहीं तब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा। तो जैसा कि पंजाब में हुआ था, तो पंजाब में सबसे ज्यादा दिन तक आपातकाल लगा था, तो वहां पे चुनाव आयोग ने बोला था कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे इलेक्शन कराना संभव नहीं है, तो उस वजह से प्रेसिडेंट रूल वहाँ ज्यादा समय तक लगा था। तो पहला तो कंडीशन है चुनाव आयोग लिख के दे दे कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है स्टेट में। अब जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ के लोग उग्रवादी वगैरह भी जैसे कुछ स्टेट में होते हैं तो वो इलेक्शन कराने नहीं देते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है उस टाइम अभी वो सॉल्व नहीं हो पाया है और अभी स्थिति सामान्य नहीं है कि इलेक्शन कराया जा सके। तो इस बात पे प्रेसिडेंट रूल 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और दूसरा इसमें कंडीशन है कि राष्ट्रीय आपात लगा हो, तो अब मान लीजिए कि पहले से ही नेशनल इमरजेंसी लगा हो तब भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, तब जाके उस टाइम भी प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 वर्ष से ज्यादा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इस बातों को। और ये मैंने एक लिख दिया कि जहाँ जहाँ साधारण बहुमत का उपयोग होता है वहाँ आप समझ लीजिए कि ज्वाइंट सेशन आ सकता है, मतलब ज्वाइंट सेशन लग सकता है जहाँ जहाँ भी साधारण बहुमत का
उपयोग होता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रभाव क्या होता है इसका। तो प्रेसिडेंट रूल का प्रभाव क्या होता है ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो राष्ट्रपति कार्य अपने हाथों में और वह राज्यपाल या कार्यकारी कोई अधिकारी को सौंप सकता है। तो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है जो भी पावर होती है स्टेट की, और वो या तो उस पावर का यूज राज्यपाल से कराए या फिर कोई नया अधिकारी को नियुक्त करे उस पावर को यूज करने के लिए। और राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायी शक्तियों का प्रयोग। तो मेनली पावर प्रेसिडेंट ले लेता है और उसके बाद संसद को दे देता है पावर कि आप कानून वगैरह बनाइए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करती है अब वहाँ पे संसद कानून पास कर सकती है, प्रेसिडेंट घोषणा कर सकता है इसकी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में तो राज्य विधायिका पे और राज्य सूची पे भी कानून बनाया जा सकता है, वो संसद बनाती है। और यह जो चाहे पौधीकरण के लिए, मतलब कि अब जो भी चाहे वो स्टेट के लिए कर सकता है, वो अच्छा व्यवस्था वगैरह बनाए रखने के लिए, प्रशासन को चलाए रखने के लिए अब जो भी चाहे प्रेसिडेंट बना सकता है इसमें। और राज्य का निधि जो होता है वो संसद द्वारा चलाया जा सकता है। तो जो भी फाइनेंशियल मैटर है वो भी संसद द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। तो जो राज्य को पैसा मिलता है टैक्स वगैरह से तो वो भी यूज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूज करेगी तो मतलब अपने लिए यूज नहीं करेगी, उसी स्टेट के लिए ही यूज करेगी। अब हम देख लेते हैं कि इसका समापन कैसे होता है। जो प्रेसिडेंट रूल है ये समाप्त कैसे हो सकता है, ये प्रोविजन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहला है कि 6 महीने बाद अगर कोई सदन पास नहीं करती है तो वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। तो 6 महीने में अनुमति लेनी पड़ती है संसद से बार बार, तो अगर 6 महीने में आप अनुमति नहीं लेते हैं तो ये खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। और लोकसभा का विघटन, तो नई लोकसभा जो चुन के आएगी तो उससे 30 दिन के अंदर में अनुमति लेनी होगी, तब तक राज्यसभा अनुमति देता है। अगर जो नई लोकसभा है चुन के आई है अगर उससे आप अनुमति नहीं लेते हैं तो 30 दिन के अंदर में तो प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति कभी भी वापस जब समान परिस्थिति हो जाए, तो जो भी परिस्थिति के अनुसार लगाया गया था उसको जब वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी तो राष्ट्रपति कभी भी उसको वापस ले सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे न्यायिक समीक्षा इसके बारे में। तो 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ऐसा प्रोविजन किया गया था। तो समझ लीजिए ये कैसा प्रोविजन है कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो कहीं भी चुनौती इसको नहीं दी जा सकती थी। 38वें संविधान संशोधन 1975 में ये प्रोविजन मतलब ये प्रावधान कर दिया गया। लेकिन इसको फिर जनता पार्टी की सरकार आई थी तो वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान समाप्त कर दिया। और वैसे भी मिनर्वा मिल्स केस में आप जान ही चुके हैं कि भारत में कुछ भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है उसकी, तो इनके लिखने से कुछ होता नहीं है, उसको जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो जुडिशियल रिव्यू आप समझ के चलिए, ये थंबनेल है कि आप समझिए कि ये कहीं भी यूज होगा ही होगा, जुडिशियल रिव्यू होना ही होना है। और ये मैंने आपको वीडियो में पिछली वीडियो में बताया भी है कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक केस हुआ था एसआर बॉम्बई केस मामला हम बोलते हैं 1994 में, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था इसमें। तो कुछ आप ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें कुछ डायरेक्शन दिया गया है इसी के तहत, मतलब प्रेसिडेंट रूल है उस पर कुछ लगाम लगाया गया है। एसआर बॉम्बे केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। तो इसमें बोला गया कि न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति सीएम के कहने पर, तो इसमें बोला गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका कि किस आधार पे आप लगा रहे हैं, तो वो आधार बताना होगा, आप उसके मन से नहीं लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो ये आप समझ। और राष्ट्रपति सीओएम के कहने पे लगाएगा, खुद की मर्जी का यूज नहीं करेगा। तो आप जानते हैं कि 99% मामले में राष्ट्रपति सीओएम के कहने पे ही काम करता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियर भी कर दिया कि इसमें राष्ट्रपति को मानना ही होगा सीओएम का बात। तो ये समझ लीजिए, पहले जैसे प्रोविजन क्लियर नहीं था कि राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है कि नहीं सीओएम की सलाह, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो इसमें ये भी क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सीओएम की बात राष्ट्रपति को माननी ही होगी। तो ये था इसमें एसआर मुंबई केस में, मतलब प्रेसिडेंट रूल से लेके बहुत सारा चीज क्लियरिफिकेशन किया गया इसमें। और राज्यपाल के कहने पर ही नहीं, बस सीओएम को लगे या जांच करके, मतलब ऐसा नहीं है कि बस राज्यपाल के कहने पे ही लगा सकता है प्रेसिडेंट रूल। सीओएम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सेंटर में, तो ऐसा नहीं है कि वो राज्यपाल के कहने पे ही लगाएंगे। अगर वो जांच में या फिर उनको कहीं और से भी खबर मिलता है तो वो लगा सकते हैं कि संविधान के तहत राज्य को नहीं चलाया जा रहा है, या फिर राज्य में कोई दिक्कत है तो उनको कहीं और से भी खबर मिले तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के कहने पे ही लगाया जा सकता है। और तीसरा इसमें है कि न्यायालय आधार की जांच कर सकता है, किस आधार पर, और अगर गलत हो तो निलंबित, विघटित और पुनः स्थापित भी कर सकता है। तो मतलब जो न्यायालय है वो आधार को चेक कर सकता है कि आप किस आधार पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं।
तो आपको आधार बताना होगा। और उस आधार का मतलब गलत यूज हो रहा है, अगर वो आधार नहीं पैदा है स्टेट में, मतलब जैसे कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार चल रहा है स्टेट का शासन, लेकिन अब जिसमें ओपोजिशन की सरकार होती है उसमें ही मैन्युअली लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल। तो इस वजह से इसको चेक किया जा सकता है कि आखिर में आप बताइए कि आधार क्या है आपका, किस आधार पे आप लगा रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, तो वो आपको बताना होगा। अगर न्यायालय को वो आधार गलत लगता है कि आप गलत यूज कर रहे हैं इसका, तो ऐसा है कि इस प्रावधान को निलंबित भी कर दिया जा सकता है और फिर से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर दी जा सकती है इसमें, ये बात आप समझ लीजिए। चौथा है कि विधानसभा विघटित जब संसद की अनुमति और पहले निलंबित। तो जो मैंने बताया भी था आपका कि पहले जो विधानसभा है उसको निलंबित करो और बाद में अगर आधार सही होता है और संसद से जब अनुमति आप लेते हैं उसके बाद विघटित कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जैसे कि एक होता है कि निलंबित कर दे तो ये बॉडी शासन में तो रहती है लेकिन काम नहीं करती, और एक होता है कि समाप्त कर दे, विघटित कर दे, तो री इलेक्शन के थ्रू आना होगा। तो पहले इसमें बोला गया कि पहले आपको ऐसा करना है कि निलंबित करना है, पहले ही समाप्त नहीं करना है। जब अगर संसद अनुमति देती है तब आप समाप्त कर सकते हैं बॉडी को, लेकिन पहले आप इसको निलंबित कर लीजिए ताकि आधार गलत हो तो फिर इसको रीस्टोर कर दिया जाए। अगर समाप्त कर देंगे तो अब इलेक्शन कराना ही होगा इसमें, अगर आधार गलती भी होता है तो इसमें ये है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि आप समाप्त करिए या निलंबित करिए, अगर आधार गलत होगा तो उसको रीस्टोर कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और वो फिर से अपने पावर में आ जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो और इसमें पांचवा बात बोला गया कि धर्म निरपेक्षता जो है, सेकुलरिज्म, राज्य सरकार सांप्रदायिकता राजनीति करे तो लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल। तो जो हमारी सेकुलर फीचर है हमारे देश का, तो इसमें अगर इसको आप हार्म करते हैं तो मतलब कि इसका अगर इसको बढ़ावा करते हैं और इसको समाप्त करने का कुछ करते हैं, जैसे राजनीति पार्टी या सरकार वगैरह होती है तो वो सांप्रदायिकता फैलाती हैं गलत गलत बातें बोल के, तो अगर ये सब कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको आधार बना के प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। जैसे कि अब एक ही मतलब कोई कम्युनिटी है उसको आप टारगेट कर रहे हैं तो इस सब के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है ये सब आधार पे। और इसमें बोला गया कि विशेष परिस्थिति में उपयोग किया जाए इसका, मतलब जो प्रेसिडेंट रूल है उसको विशेष परिस्थिति में उपयोग करिए। ये नहीं है कि आप इसको नॉर्मल बना दे, क्योंकि जो संविधान बनाने वाले थे उसको उन्होंने सोचा था कि इसको कभी यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा किया गया कि सबसे ज्यादा यही प्रोविजन यूज किया गया है प्रेसिडेंट रूल को। हर एक स्टेट में एक ना एक बार लग ही चुका है और किसी किसी में तो 10-10 बार लगा है। तो ये समझ लीजिए कितना इसका मिस यूज हुआ है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आप राज्य को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, अगर वैसा मुद्दा है तो लगाइए। तो अब हम थोड़ा सा आगे इसमें सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है इसके बारे में, तो वो भी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया। तो ये सब चीजें आपको मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा हर एक एग्जाम के। और सीएम को बहुमत सिद्ध करने का मौका राज्यपाल खुद मान डाले। तो अब ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार है तो उसमें राज्यपाल खुद ना तय कर ले कि अब उनको जो पार्टी समर्थन दी है वो ले चुकी है, सीएम को खुद बहुमत सिद्ध करने का मौका दो। तुम अपने मन में मत सोच लो कि उनके पास बहुमत नहीं है तो और प्रेसिडेंट रूल लगा दो ये समझ के कि उनको बहुमत नहीं है। बहुमत सिद्ध करने का मौका दीजिए, कॉन्फिडेंस मोशन में उनको वोटिंग तो होने दीजिए कि बहुमत है कि नहीं। उसमें हो रहा था कि राज्यपाल अपने खुद मन से बोल देता था कि इस सरकार की बहुमत नहीं है और अब यहाँ पे सरकार नहीं चल सकती, प्रेसिडेंट रूल लगा दो मतलब सेंटर को। तो इसमें ये भी बोला गया कि पहले बहुमत सिद्ध करने का उनको मौका दो, अगर सिद्ध नहीं कर पाए तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगा। तो अब हम थोड़ा कंपेयर देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में, ये भी करना कंपेयर बहुत जरूरी, तो ये सही रहेगा। तो यहाँ पे है प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत लगता है और जो राष्ट्रीय आपात होती है वो 352 के तहत लगती है। तो ये आप ध्यान रखिए। और इसमें तो जब ये लगेगा तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मैंने बताया भी था कि ये पूरे देश में लग सकती है और कुछ पार्ट में भी लग सकती है। तो इसका प्रभाव अब पूरे देश में लगेगा तो पूरे देश में हो सकता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल होता है राष्ट्रपति शासन, तो इसमें बस उसी राज्य में इफेक्ट होगा जिस राज्य में लगाया जाएगा। तो इससे पूरे देश में फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो राष्ट्रीय आपात होता है नेशनल इमरजेंसी में मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, तो मैंने बताया भी था वहां पे कि आर्टिकल 19, 20, 21 तो ये सब पे प्रभाव पड़ रहा था और पूरे आर्टिकल को भी वो इफेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे है कि मौलिक अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति शासन में, प्रेसिडेंट रूल। और जो राष्ट्रीय आपात है तो राज्य सूची पर कानून सभी के लिए
तो राज्य सूची पे भी यहाँ पे कानून बना सकती है संसद नेशनल इमरजेंसी में। तो ये पूरे देश के लिए बनेगा। तो ये मत समझिए कि जो राज्य सूची पे कानून बनाएगी कि वो एक स्टेट में लगेगा, तो वो जब कानून बनेगा तो वो पूरे देश में लगेगा। लेकिन यहाँ पे जब संसद कानून बनाएगी तो बस उसी राज्य सूची पे बनाएगी, मतलब कि जो उस राज्य के अंदर में ही, उसके सीमा क्षेत्र में ही वो राज्य सूची पे जो कानून बनाएगी वो लागू होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसमें पूरे इंडिया पे ये नहीं लागू होगा प्रेसिडेंट रूल में जो राज्य सूची पे कानून बनाएगी। इसमें चौथा है कि राज्य कार्यपालिका और विधायिका रहती है। तो जो मैंने बताया भी था ऊपर की जो हमारी बॉडी है ये, तो ये जो बॉडी है ये अपने स्ट्रक्चर में रहेगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने जैसे कार्य करते हैं वैसे करेंगे। मतलब वो बॉडी रहेगा। जब यहाँ पे समाप्त किया जा रहा था, जो आपने देखा भी है कि यहाँ पे समाप्त कर दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बॉडी ऐसे के ऐसे रहेगी नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में कार्यपालिका और विधायिका रहती है। तो मैंने बता भी दिया कि स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, वहाँ पे ना निलंबित किया जाएगा ना समाप्त किया जाएगा उनको। और इसमें है कि राज्य जो सरकार है CON, उसको निलंबित कर दिया जाता है और विधानसभा रह भी सकती है विघटित, तो और बाद में पहले निलंबित किया जाता है फिर विघटित कर दिया जाता है। तो इसमें ये भी है कि इसमें स्टेट जो गवर्नमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नेशनल इमरजेंसी में। यहाँ पे तो पहला बात कि निलंबित होंगे ही होंगे, और दूसरा है कि आप विघटित भी हो सकते हैं, तो पूरे सदस्यता को ही समाप्त किया जा सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और छठा है नेशनल इमरजेंसी में कि लोकसभा प्रस्ताव वापस लिया इसमें, मतलब कि इसमें हटाने के लिए प्रस्ताव पास कराया जाता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति स्वयं वापस ले लेता है। तो इसमें कोई प्रस्ताव वगैरह का पास कराने का नहीं रहता है, राष्ट्रपति अपने आप ही प्रेसिडेंट रूल को वापस ले लेता है। और इसमें जो घोषणा के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और नेशनल इमरजेंसी में विशेष बहुमत से ही इसको लागू किया जा सकता है। और जो ये प्रेसिडेंट रूल होता है ये सामान्य बहुमत से लागू होता है। तो ये कंपेयर था कुछ जो मैंने बता दिया यहाँ पे। तो कंपेयर से मतलब मेनली क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के आते हैं, तो ये अब ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। और अब हम देख लेते हैं कि अगला हमारा प्रोविजन क्या है। इसमें है कि सर्वप्रथम पंजाब में 1991 में लगा था और अधिक समय तक यहीं पे रहा, तो ये मैंने ऊपर भी बताया। और सबसे ज्यादा 10 बार यूपी में लगा है। तो अब देख लीजिए कि कितना इसका गलत यूज हुआ है कि 10 बार एक स्टेट में लगा है। तो पहले ऐसा था कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में होती थी और स्टेट में अपोजिशन, मतलब उस पार्टी की सरकार नहीं होती थी, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था। तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने एक ही साथ 9 स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। फिर बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने भी एक साथ 9 स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। तो ऐसे मिस यूज हो रहा था। अब समझिए कि 9 स्टेट में एक साथ तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल नहीं हो सकती है। मतलब ये इन लोगों का पॉलिटिकल मुद्दा था। इसी वजह से SR बॉम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरिफिकेशन दिया था कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर वो आधार नहीं है तो फिर इसको रीस्टोर किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट। तो जुडिशरी ही मेनली संविधान की रक्षक होती है। जो भी देश में कुछ भी गलत होता है तो वो जुडिशरी ही सही फैसला देती है। तो जब हम न्यायपालिका देखेंगे तो उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंस उसकी, क्या क्या प्रोविजन, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस हो। तो आप वेट करिए उस क्लास को आने का, और अभी जो चल रहा है इसको सही से आप लोग देखें और रिवीजन करें। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा जो हमारा आपात। तो ये वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी है और इसमें आर्टिकल 360 के तहत है ये। और इसमें प्रोविजन है अर्थव्यवस्था में खतरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संतुलन बिगड़े तो ये आर्थिक रिलेटेड है। अगर तो अभी तक हमारे देश में एक बार भी ये नहीं लगा है। 1991 में हम नजदीक पहुंचे थे। हमारे पास एक हफ्ते का ही जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, जैसे कि हम व्यापार वगैरह करते हैं दूसरे देश से, तो व्यापार अपने रुपए में नहीं कर सकते। हमें मेनली डॉलर की जरूरत होती है। तो वो डॉलर हमारा कम हो चुका था, एक हफ्ते का ही बचा था। और मेनली कम से कम 6 महीने का डॉलर रिजर्व रखना चाहिए किसी देश, मतलब हर एक देश रखता है। तो उस टाइम दिक्कत आ चुकी थी, लेकिन फिर हम IMF के पास गए तो IMF ने पैसा दिया, लेकिन हमारे पे बहुत सारी शर्तें रख दी गई वहाँ पे। तो इसी वजह से हमने थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के तरफ बढ़ना शुरू किया, क्योंकि IMF की शर्त थी कि आप ज्यादा सरकारी मतलब खर्च इस सब में नहीं कर सकते सरकारी कंपनी वगैरह में। तो इस वजह से हमें थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ा, और बढ़ने से हमें फायदा भी हुआ कि आज दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। तो ये सब चीजें हैं, तो वो हम इकोनॉमी में बात करेंगे। लेकिन हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रहा है, लेकिन असमानता वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और मेनली आप हर एक इंडेक्स में देखिएगा तो भारत सबसे नीचे ही रहता है। तो हमारा स्थिति ऐसा है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह से भी बहुत सारे इंडेक्स में पीछे हैं, जो हमें नहीं होना चाहिए।
तो देश तो ग्रोथ बहुत तेज में कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उनको मिल नहीं पा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें समझनी होगी, क्योंकि आप ही लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, आप ही लोगों को उन लोगों को मदद करने का मौका मिलेगा। वो सुनहरा मौका आप ही लोगों को मिलता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के आप लोग मोटिवेट होकर पढ़ें, और ताकि आप लोग उस लेवल पे पहुंच सके कि उन लोगों का मदद कर। क्योंकि मेनली नेता लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचिए कि जो बच्चा भूखे सोता होगा पे क्या बीतती होगी। और दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज बर्बाद करने वाला देश भी हमारा है। मतलब हम लोग अनाज की वैल्यू नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं। तो रोज आर्टिकल ये सब आते हैं, तो आप लोगों को पेपर पढ़ना होगा। और जो भी करंट अफेयर की क्लास है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर आप एक बार पढ़ लिए बस हो गया। मैं देख रहा हूँ कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग करंट अफेयर यूट्यूब पे चैनल पे चल रहा है, वो देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेनली जो एग्जाम पास किया जाता है वो स्टैटिक पार्ट से किया जाता है। मतलब कि जो मेन टॉपिक है वहां से पास किया जाता है। करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा? एक एग्जाम में 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप मेनली क्वेश्चन मान के चलिए कि 70-80 नंबर आते हैं स्टैटिक पार्ट से, तो वो आप पढ़ के निकाल सकते हैं। तो लोग ज्यादातर टाइम देते हैं कि करंट अफेयर में, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर पढ़ना है और खुद से पढ़ना है, और ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे का रोज पढ़ना है। आधे घंटे 1 घंटे बहुत ज्यादा है, और वो भी खुद से पेपर पढ़िए, या तो आप पेपर को डाउनलोड करिए। क्योंकि करंट अफेयर किसी टॉपिक पे आपके सोचने का अलग तरीका होगा, लोगों के सोचने का तरीका अलग होगा, तो वो आपके तरीके को नहीं समझा सकते हैं। और मेनली जब आप ऐसे वगैरह लिखेंगे तो वो पेपर से रिलेटेड होता है, तो उसमें ऐसे में आपकी मानसिकता क्या है वो झलकनी चाहिए, किसी और की मानसिकता नहीं झलकनी चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ पे कॉपी करके आप नहीं लिख सकते। क्वेश्चन वैसा आएगा कि आपका खुद से दिमाग से कैसा दिमाग डेवलप है वैसे लिखना होगा उसमें। तो ये सब चीजें आप समझे, तो समझ के स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम निकाला जाता है। आप ऐसे एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो ये बातें आप समझ लें। आप तो अब हम देख लेते हैं कि 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है। तो उसमें भी था 2 महीने के अंदर में संसद से अनुमति लेनी होती है प्रेसिडेंट रूल में, और यहाँ भी 2 महीने के अंदर में अनुमति लेनी होगी संसद से। और लोकसभा भी गठित है, तो 30 दिन के अंदर तक राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी, और जब लोकसभा आती है तो फिर उससे अनुमति लेनी होगी। और अनिश्चित काल तक जब वापस नहीं, पुनः मंजूरी अवश्य नहीं। तो अब इसमें बार बार आपको संसद से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं, ये अनिश्चित काल तक लगाई जा सकती है। तो जब तक हमारी इकोनॉमी सुधरती नहीं है तब तक ये लगी रहेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये समझ लीजिए कि इसमें बार बार अनुमति संसद की जरूरत नहीं है, और ये साधारण बहुमत से राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते। तो ये साधारण बहुमत से लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है इसको। तो इतना चीजें अभी हम देखें। अब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव देखना है हमें। तो प्रभाव होगा कि न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी की जा सकती है। तो जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में भी कमी होती है। तो मान लीजिए जब पैसा ही देश के पास अभी कम है, तो न्यायाधीश हो या फिर कोई हो, उनके पद में पैसा की कमी, मतलब वेतन वगैरह कमी हो ही सकती है। और प्रशासनिक अधिकारी के भी वेतन में कमी की जा सकती है। और राज्य बजट संघ सरकार से अनुमति से लागू होगा। तो जो भी स्टेट का बजट है वो संघ सरकार द्वारा अनुमति से ही लागू होगा। क्योंकि पैसा कम है तो संघ डायरेक्शन देगी कि आपको कहाँ कैसे पैसा खर्च करना है और कितना पैसा खर्च करना है। ये जरूरी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पैसा है ही नहीं देश के पास। अब हम देख लेते हैं कि जो सरकारिया कमीशन थी उसकी रिपोर्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन पे। तो इसकी बहुत सारा जगह हम रिपोर्ट को देखेंगे। तो जब मैं आपको सेंटर स्टेट रिलेशन बताऊंगा तो वहाँ पे भी हम इसके रिपोर्ट को देखेंगे। तो आप यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित कुछ इन्होंने रिपोर्ट दिया था, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो सरकारिया कमीशन मतलब सेंटर स्टेट से रिलेशन के लिए बनाया गया था, सलाह के लिए, कि आप सलाह दीजिए कि कैसे संबंध सुधारे जा सकते हैं सेंटर और स्टेट के। तो इन्होंने सलाह दिया था राज्यपाल पे, ये हम देखेंगे यहाँ पे। क्योंकि मेनली राज्यपाल से लेके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि राज्यपाल को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। और जब मैं आपको राज्यपाल पढ़ाऊंगा तो राज्यपाल के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो चाहे तो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए कंजर्व कर लेते हैं। तो ये सब उनके डिस्क्रिशनरी पावर में हम देखेंगे वहाँ पे। तो अभी मेनली हम जो आयोग की सिफारिश है ये देख लेते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति सीएम के सलाह से करनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने पहला बात बोला है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो सीएम से सलाह करके करो, क्योंकि मेनली उनको सीएम के साथ मिलकर काम करना है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बिना सीएम के सलाह के नियुक्त कर देती है। तो मेनली यहाँ पे जो अपोजिशन में सरकार होती है उसको परेशान किया जाता है। मेनली आप इसमें समझ, तो इसमें बोला गया कि सीएम से आप सलाह ले लो तब जाके उनकी नियुक्ति करो, जो भी राज्यपाल की नियुक्ति करनी है स्टेट में। और अब हम दूसरा देखते हैं कि दल को बहुमत नहीं मिलता, सबसे बड़े दल को आमंत्रित
करे राज्यपाल। तो जो स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो जो सबसे बड़ी पार्टी, मतलब जब सबसे ज्यादा सीट जिस पार्टी को आती है पहले उसको आमंत्रित करो सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पे राज्यपाल की जो है डिस्क्रिशनरी पावर है। तो आप बहुत सारे स्टेट में देखे भी होंगे कि राज्यपाल जो बड़ी पार्टी है उसको नहीं बुला के छोटी पार्टी को बुला लेता है सरकार बनाने के लिए। तो ऐसा बिहार में ही हुआ था कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, लेकिन जेडीयू को वहां पे बुलाया गया सरकार बनाने के लिए। तो इसमें भी बोला जाता है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीट जीती है स्टेट में उसको आमंत्रित करिए सरकार बनाने का। अगर वो नहीं बना पाती है तब दूसरे को आप मौका दीजिए सरकार बनाने का। और इसमें तीसरा इन्होंने बोला कि राज्यपाल द्वारा बहुमत न सिद्ध करना गिनती द्वारा। तो जो मान लीजिए गठबंधन की सरकार होती है, तो अगर गठबंधन कोई सरकार खो देती है तो आप मत बोलिए, आप पहले बहुमत सिद्ध करने दीजिए उनको जो सरकार में है। उसके बाद अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगाइए वहां पे। तो बहुत जगह मैंने बताया भी ऊपर की प्रेसिडेंट खुद डिसाइड कर लेता था कि इनके पास सरकार के पास बहुमत नहीं है और प्रेसिडेंट रूल लगवा देता था राष्ट्रपति से बोल के। तो इसमें ये बोला गया। और चौथा इसमें बोला गया कि चेतावनी और सहायता दे पहले फिर लग। तो अब मान लीजिए कि पहले चेतावनी दे दो कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लगा दिया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होता है तो पहले उनको सहायता दीजिए। अब मान लीजिए जो संसद कार्यपालिका का काम आके करेगी या फिर प्रेसिडेंट जो करेंगे यूनियन सीओएम करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो काम राज्य का जो सरकार है उसको मदद करिए करने में। सीधे आप आके करने लगेंगे तो सही नहीं है। मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि संवैधानिक तरह से सरकार नहीं चल रही है स्टेट की, तो पहले आप फोर्स दीजिए, उनकी मदद करिए। जो जितने भी सेंटर गृह मंत्रालय के अंदर में सीआरपीएफ वगैरह है, तो अगर वो कहीं पे नहीं लागू कर पा रहे हैं कोई प्रोविजन तो पहले उनको मदद दीजिए। अगर तब भी नहीं हो पा रहा उनसे मदद से भी, तब जाके ये लास्ट ऑप्शन अपनाना चाहिए। इसमें ये बोला गया। और पांचवा है कि राज्यपाल के बस बोलने से ही नहीं, डॉक्यूमेंट दे तब जाके लगाए। तो ये नहीं है कि राज्यपाल फोन पे बोल दे कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दें। ऐसा ना, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के तहत होना चाहिए। उसमें बताना चाहिए कि ये चीजें हैं यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन के तहत करिए। फोन से या फिर मुंह से बोल देने से अगर लगाएंगे तो ये सही नहीं। छठा बोला गया सबसे बाद, मतलब सबसे बाद में इसको यूज किया, बहुत जरूरत हो तभी लगाया जाए इसको। ये इसमें बोला गया कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में मत रखिए, जब कोई चारा नहीं चलता है तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि इससे देश को टूटने का इसमें ये रहता है बहुत मुद्दे, मतलब स्टेट से और सेंटर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है इसमें। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है एक अच्छे देश के लिए। तो इसमें इतने मुद्दे थे, तो इतना हमने देख लिया कि, तो इतना सारा चीजें मैंने आपको बता दिया इसमें इमरजेंसी में। तो अब से ज्यादा इसमें चीजें नहीं हो सकती। तो मेंस से लेके प्रीलिम्स से लेके सब चीजों को हमने कंपेयर वगैरह सब कर लिया। इस टॉपिक में आपको कुछ सोचने की जरूरत है। तो मतलब जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन उठा के देखिए, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे, मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों के, और पिछले साल के भी। और जो भी आप अगर कहीं टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन बने। टेस्ट में मेनली क्वेश्चन तो वो लोग खुद से सेट करते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता है तो उससे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस होता है, और बहुत सारे कोचिंग है जो अपने टेस्ट सीरीज चलाते हैं तो उनका क्वेश्चन सेट करने का तरीका अलग होता है। मेनली वो प्रैक्टिस के लिए बात। लेकिन आप यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करिए, यूपीएससी का क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस ऑप्शन जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। और स्टेट पीसीएस में बिल्कुल डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पे आपसे सॉल्व होगा ही होगा। और जो बाकी सब एग्जाम है उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो गाइज आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते चलिए चैनल को। और आगे हम अब देखेंगे राज्यपाल के बारे में। अब हम स्टेट में घुसेंगे तो स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, राज्यपाल और स्टेट जो असेंबली है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी क्या, और उसके बाद हो सके तो हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आएंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो ऐसे बिल्कुल क्लास स्ट्रक्चर वे में चलेगा और एक एक चीज कवर हो रही है, तो बस आप लोग देखते चले। ओके गाइज, थैंक यू।